हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर से कुछ टर्मिनोलॉजी को देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड बाय द फॉलोइंग वेज। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर सॉल्यूशन को फॉलोइंग टाइप से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नंबर 1 देख रहा हूँ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं ये हम लोग देख रहे हैं। तो सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ ह्यूमन ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और 0.91% NaCl का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये दोनों बराबर होता है, सेम होता है, तो आप इसे आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक बोल सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.91% m/b मास/b NaCl सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, ये दो सॉल्यूशन है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब π1 किसके बराबर होना चाहिए, π2 के। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। आपके पास दो सॉल्यूशन ले लो, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप इसको सॉल्यूशन 1 मान लो और इसको सॉल्यूशन 2, ठीक है। ये दो सॉल्यूशन ले लिया हमने। अच्छा, इसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो सॉल्यूशन 1 वाले को मान ले रहा हूँ π1 और इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को मान रहा हूँ मैं π2। तो जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा मतलब π1 किसके बराबर होगा, जब π2 के, तब हम बोलेंगे कि आइसोटोनिक है कि नहीं। और ऑस्मोटिक प्रेशर आप क्या पढ़ते थे, π=CRT पढ़ते थे ना। तो मैं अब π1 की जगह पर क्या लिख रहा हूँ, CRT और C1RT, ठीक है। π2 की जगह पर क्या लिख रहा हूँ, C2RT। तो यहाँ पर आप सब देख रहे हैं RT कैंसिल कर दीजिए, आपके पास क्या बन जाएगा, C1 = C2। मतलब जब दो सॉल्यूशन हुए और दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए तो आपके पास क्या हो जाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, कंसंट्रेशन जो टर्म है आप इसकी जगह पर मोलरिटी रख सकते हैं। मोलरिटी नाम सुना है, मोलरिटी किसका, सॉल्यूशन 1 का किसके बराबर होना चाहिए, मोलरिटी सॉल्यूशन 2 की, तो आप उसे आइसोटोनिक बोलोगे। अब मोलरिटी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता था। तो मैं यहाँ N1 कर रहा हूँ, N1/B1 और बराबर इसके लिए N2/B2। मतलब ये कंडीशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये होगा आइसोटोनिक, हम लोगों ने समझ लिया। अब आपके पास क्या होना चाहिए, आइसोटोनिक के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब मेरे पास आ रहा है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो मैं यहाँ पर दो सॉल्यूशन लिया हूँ, ये सॉल्यूशन 2 है, ये सॉल्यूशन 1 है। अच्छा, इसका जो कंसंट्रेशन है इसको C2 मान रहा हूँ, इसको C1 मान रहा हूँ। तो हाइपरटोनिक किसे बोलेंगे, हाइपोटोनिक किसे बोलेंगे, ये हम लोग देखते हैं। बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है आपके पास, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसे हाइपोटोनिक, जिसका ज़्यादा होगा उसे हाइपरटोनिक बोलेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे जो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन है ना, वो इधर से जा रहा है, हाइपो से हाइपर की तरफ जा रहा, मतलब इसका कंसंट्रेशन लो होगा, ठीक है। तो लो से हाई की तरफ ही तो होता है मोमेंट, जिसे आप ऑस्मोसिस बोलते थे। डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड जा रहा था ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो अब दो सॉल्यूशन है। अब देखिए मैंने इसको C1 माना, इसको C2। आप इसको क्या सकते हो, π1। तो π1 क्या है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन 1 का क्या है, ज़्यादा है, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ C2 की, ठीक है। यहाँ पर है तो आप यहाँ मैंने दिखाया π1 इज ग्रेटर देन π2 और C1 इज ग्रेटर देन C2, ठीक है। देन सॉल्यूशन फर्स्ट, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है ना, तो सॉल्यूशन फर्स्ट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक
एंड सॉल्यूशन सेकंड इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। ठीक, ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, आर को मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब रुक, मतलब ये जो होता है ये अपने तरफ ही रोके रखता है सॉल्वेंट पार्टिकल को, उधर नहीं जाने देता है। और ये वाला क्या कहता है कि जाइए, ठीक है, तो इधर से जाता है कंसंट्रेटेड की तरफ, तो ये मतलब गो। ये था टर्म हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आप सब बहुत बार आ रहा ना कि क्या होता है, तो यस पीएम क्या होता है, इट इज़ द मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ ओनली लिक्विड और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास फ्रॉम इट। यह एक मेम्ब्रेन होती है जो अपने से होकर केवल लिक्विड और सॉल्वेंट को ही पास होने देती है। और ये दो तरह का हो सकता है, एक नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसमें आपका एग आ जाएगा, पिग ब्लैडर, पार्चमेंट आ जाएगा, और सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या आ जाएगा, सेलोफेन, ठीक है, और कॉपर फेरोसाइनाइड, ये आ जाएगा आपके पास सिंथेटिक। अब हम लोग इससे रिलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर से ही रिलेटेड हम लोगों ने, या ऑस्मोसिस से रिलेटेड कुछ और देख लेते हैं। जैसे आपके पास मान लिए है, यहाँ पर देखिए एनिमल सेल है, ठीक है, एनिमल सेल मतलब आपके पास ह्यूमन सेल इसमें रखा गया है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये जो सॉल्यूशन है ना ये 0.91% M/B NaCl सॉल्यूशन ये है। एनिमल सेल, ह्यूमन सेल इसमें रखा गया 0.91% NaCl सॉल्यूशन में, और कुछ देर बाद देखा गया कि ये जो सेल है इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, तो मतलब ये क्या था कि 0.91% NaCl और ह्यूमन सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो क्या था, सेम था, तो आप उसे क्या बोले, आइसोटोनिक, ठीक है, आइसोटोनिक आपने बोला। अब देखिए क्या होगा, दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं। दूसरे कंडीशन में आ जाता है कि आपने इसको 1 मान लो, इसको 2, आपने देखा जो मैंने जो सॉल्यूशन लिया है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और आपके ह्यूमन सेल का कंसंट्रेशन लो है, ठीक है, मतलब आपने जो सॉल्यूशन लिया ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और उसमें आपने ह्यूमन सेल डाल दिया, तो आप देखोगे तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, पार्टिकल का मूवमेंट होता है, फ्लूइड बाहर जाएगा। तो यहाँ पर एरो दिखाया हूँ ना कि ह्यूमन सेल से फ्लूइड निकल जाएगा, कंसंट्रेटेड की तरफ जाएगा, तो ये जो ह्यूमन सेल है ना कुछ ऐसा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। जब यहाँ से निकल जाएगा वाटर या फ्लूइड तो फिर ये क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्रीनेशन, ठीक है, ये हो जाएगा क्रीनेशन। तो एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है ये भी आपने देख लिया। अगला तीसरा पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। आपके पास जो आपने सॉल्यूशन लिया है उसका कंसंट्रेशन कम है, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया है, और उसमें ह्यूमन सेल को डाला, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस बार क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से जाकर इस सेल में जाकर के क्या वाटर भरने लगेगा, समझिए सॉल्वेंट पार्टिकल इसके अंदर चले जाएंगे, तो जो सेल है ना ये स्वेलिंग कर जाएगी, तो इसको बोला जाता है एंडोऑस्मोसिस। क्या बोला जाता है, एंडोऑस्मोसिस। एंडो जो आप सब पढ़े ना, एक्सो मीन्स क्या होता है, बाहर निकलना या हीट रिलीज होना, आप पढ़ते थे ना एक्सोथर्मिक में। यहाँ पर क्या होता है, एक्सो मीन्स क्या हो कर रहा है कि सॉल्वेंट पार्टिकल निकल रहा है, किसी से एग्जिट कर रहा है, और एंडोऑस्मोसिस क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल उसके अंदर जाएंगे, समझिए। तो आपके पास जब यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगा, एंडोऑस्मोसिस बोला जाएगा, तो ये क्या होता है, जैसे बलून होता है ना, बलून में याद आप एयर भरते जाइए तो बलून फूलने लगेगा, और जब ज़्यादा भर जाएगा तो बलून फट भी सकता है। तो ऐसे जो आपके पास बस्ट एज बलून, तो ये सेल भी फट सकती है, इसको क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस, ठीक है।
और ये सोइलिंग जो होती है, सोइलिंग इज कॉल्ड एडिमा, ठीक है, और प्लाज्मोलिसिस आप इसको बोल सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास जो डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं उस पर किस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, उस पर मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद। व्हाई ड्राई फ्रूट एंड वेजिटेबल स्वेल अप व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। जब आप ड्राई फ्रूट को या वेजिटेबल को पानी में रख देते हैं तो क्यों स्वेलिंग कर जाती है, क्यों फूल जाता है, उसका क्या रीज़न है, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। जैसे बादाम वगैरह किशमिश वगैरह यदि आप रख दो भिगो करके तो स्वेलिंग कर जाएगा, तो उसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा, एंडोऑस्मोसिस हो रहा, जो अभी आपने सेल में देखा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाई फिंगर एंडिंग गेट श्राइव आ श्रिंक व्हेन डिप्ड इन सेलाइन सोल्यूशन। जब सेलाइन सोल्यूशन में आप सब अपने फिंगर को डालते हो तो श्रिंक क्यों कर जाती है, ठीक है, उसका क्या रीज़न है, एक्जोऑस्मोसिस, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब एक बात पर आते हैं, मेन पॉइंट ये है आपके पास कि व्हाट केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग इंट्रावेनस इंजेक्शन। जब डॉक्टर आपके पास आपके वेन्स में इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो उसको ध्यान देना चाहिए कि दो तरह का, पहली बात तो इंजेक्शन होता है, एक इंट्रामस्कुलर जो मसल्स में लगता है, दूसरा इंट्रावेनस जो वेन्स में लगता है। तो फिर क्या होना चाहिए, वो इंजेक्शन में जो आपने लिया है मेडिसिन वो कैसा होना चाहिए, आइसोटोनिक विथ ब्लड के साथ वो आइसोटोनिक होना चाहिए, पहला पॉइंट इसको ध्यान देना। अब देखिए इंजेक्शन लगाया जा रहा, आपके पास यहाँ पर सेल है, आपने इंजेक्शन लगाया इसमें, और इसका जो सेल का कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और इंजेक्शन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो ये दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि गलती से सेम नहीं हुआ, अदरवाइज इंडो और एक्जोऑस्मोसिस पॉसिबल, एक्जो या इंडोऑस्मोसिस हो सकता है। मतलब इंडोऑस्मोसिस जब होगा तो जैसे आपने इंजेक्शन डाला, ये सेल फूलने लगेगी और फूलते फूलते सेल फट सकती है, तो यहाँ पर इंजरी हो सकती है। दूसरा एक्जोऑस्मोसिस, यदि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो आपके पास क्या होने वाला है, एक्जो में क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्लूइड निकलेगा और सेल श्रिंक कर जाएगी, क्रीनेशन हो जाएगा, चिपक जाएगी, तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए इंजेक्शन लगाते समय ये ध्यान देना चाहिए जो आपके ह्यूमन ब्लड है और जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा। और एक देख लेते हैं क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का है, इस पर ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय एंटी फ्रीजिंग एजेंट। एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या करता है, जैसे मान लो कोई चीज़ पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा है, तो अब क्या करेगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देगा, उस लिक्विड को फ्रीजिंग होने से रोकेगा। तो इट इज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हिच प्रिवेंट द फ्रीजिंग ऑफ ए लिक्विड। लिक्विड को फ्रीज होने से रोकता है। तो अब वो जो उसमें डाल दोगे ना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो 0 पर नहीं हो, अब जाएगा -2 -3 पर जा कर के वो फ्रीज होगा, तो उसके फ्रीजिंग, लिक्विड के फ्रीजिंग को रोकता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट। और एक देख लो आप सब, व्हाई NaCl यूज टू क्लियर स्नो फ्रॉम द रोड। रोड पर जब बर्फबारी वगैरह हो जाती है तो वहाँ से NaCl का यूज करते हैं उसे हटाने के लिए। तो क्यों, तो देखते हैं, इट एक्ट एज डी आइसिंग एजेंट, एक ये डी आइसिंग एजेंट है, बाय डिक्रीजिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हेंस रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम द रोड, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जम रहा था, अब जैसे तुमने NaCl की अधिक मात्रा उस पर डाला तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को अब घटा देगा, वो -2 -3 पर जाकर के फ्रीज होगा। तो फिर वो क्या, जो 0 पर होना चाहिए तो वहाँ से पिघलने लगेगा और आइस रोड से हट जाएगी। तो ये आपके पास था बहुत महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी। आप सब इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।